परिचर्चा अनप्लग के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। सौरभ कुदेशिया जी हैदराबाद से आए हैं। माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखते हैं, माइथोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और हिंदी में लिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आजकल हिंदी के ऑथर्स कम मिलते हैं। तो सौरभ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू तन्मय जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन, हम जब भी स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट तो करीब करीब सबके लिए एक सा होता है। आपकी ऑथर जर्नी, आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया और इवेंचुअली आज आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं? लिखना तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए शुरू हुआ था, बहुत छोटे से शुरू हुआ था। पढ़ने का शौक था। दादाजी और नाना जी दोनों के काफ़ी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, तो वहाँ पर किताबें वगैरह पढ़ता था। छोटा था तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, तो कहानियाँ ही ज़्यादा पढ़ता था। बट जो लिखना शुरू हुआ है तो वहीं से मैं कहूँगा कि लिखना शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करता था अपनी। फिर धीरे धीरे खुद की कहानियाँ लिखनी शुरू करी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू करी। स्कूल्स के लिए, स्कूल में जब मैं था तो मैंने नाटक वगैरह भी लिखे थे, अच्छे कॉमेडी नाटक वगैरह लिखे थे। और उसके बाद टेक्निकल राइटिंग में मैंने कदम रखा। बेसिकली उसमें हम लोग टेक्निकल विषय पे जो होते हैं उन पे आर्टिकल्स वगैरह लिखता था मैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की मैगजीन थी, दिल्ली से पब्लिश होती थी, काफ़ी पॉपुलर मैगजीन है अभी भी वो। तो वहाँ उसमें मैं ऑथर पैनल में था और उनके लिए मैं टेक्निकल आर्टिकल्स लिखता था। तो उसमें रिसर्च करना पड़ता था और लिखना, इंगेज होना पड़ता था रीडर्स से। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये इंजीनियरिंग के दौरान मैं करता रहता था और अच्छा इसलिए लगता था कि भाई बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलती थी और लोगों से मिलने का मौका मिलता था। कहानी पर से ऐसे मैंने शुरू नहीं किया था, बट एक इंटरेस्ट आया था। मैं महाभारत वगैरह के बारे में काफ़ी पढ़ रहा था। धीरे धीरे किताबें जब पढ़ी तो पता पड़ा कि ऐसा ये हुआ था, वो हुआ था, और इस कैरेक्टर के बारे में पता पड़ा। और आपकी बी आर चोपड़ा की महाभारत तो एक अपने आप में एक आइकॉनिक है वो। तो वहाँ से भी इंटरेस्ट आया था, बट समय नहीं निकल पा रहा था। बट कॉलेज के टाइम पर से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जो बढ़ा है, तो मैंने कहा इसमें भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या है। तो धीरे धीरे जब कैरेक्टर्स के बारे में जानना शुरू किया तो मैंने कही नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और मैंने इस विषय में थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह लिखे। वैदिक एसोसिएशन से मैं काम करता था, तो उनके लिए भी रिसर्च वगैरह जो करता था, थोड़े बहुत कॉन्शियसनेस वगैरह पे आर्टिकल्स लिखता था। तो ये और थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा बनता चला गया। बट फाइनली जब मैं पुणे में आया था 2004 में, तब मैंने सोचा कि अब इसको सीरियसली सोचना चाहिए। और उस टाइम भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि किताब के रूप में जाएगा या आर्टिकल में जाएगा या कैसा जाएगा, बट ये था कि हाँ, एक थॉट प्रोसेस बन रहा था कि इतना सब कुछ हुआ तो कुछ वजह, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। तो धीरे धीरे सोचना शुरू हुआ, कहानियाँ लिखी, फिर उसके रिलेटेड कैरेक्टर्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ, फिर वो हुआ, फिर लगा कि नहीं भाई, थोड़ी सी रिसर्च और करनी पड़ेगी। तो फिर पूरी महाभारत मैंने पढ़ी थी, महाभारत पढ़ी। फिर उसमें पता पड़ा कि अच्छा ऐसा हुआ, तो फिर और उसको रिसर्च करने के लिए दूसरे जो ग्रंथ है, जैसे रामायण पूरी पढ़ी थी, हरिवंश पुराण पूरी, विष्णु पुराण हुआ, आपका भागवत पुराण हुआ। तो इस तरह से करते करते एक सीरीज सी बनती चली गई कि अब फिर मेरा एक टारगेट बन गया था कि नहीं, इस महीने मुझे ये करना है, अगले महीने ये करना है, इस तरह से करना है। कहानी लिखना अभी भी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ आउटलाइंस बनती जा रही थी, उसको इम्प्रूव करता चला जा रहा था। एंड आई थिंक 2010 के आसपास, 2008 के आसपास जब मैं चाइना में था, तो मैंने लिखना शुरू किया लिटरली। मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट जो मेरा गया है कहानी का, वो वहीं से गया था। और फिर जब इंडिया वापस आया तो उस पर काम और शुरू होने लगा। बट फुल टाइम जॉब भी था, तो इसमें थोड़ा टाइम निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। पर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एक टाइम के लगा कि हाँ, अब कहानी अच्छी आ रही है। फिर पता पड़ा कि जो लिखा था वो गलत आ रहा है, क्योंकि रिसर्च में कुछ और आ रहा था। तो वो फिर से एक बार शुरुआत करी। तो असली शुरुआत अगर देखें तो लिखने की फिर आपकी हुई है 2012 के आसपास से। वहाँ से जो लिखना शुरू हुआ है, तो फिर वो कहानी जो आई है वो आपके पास महाभारत सीरीज के रूप में आई है। तो वो पब्लिश हुई है हिंदी से। पहले नोशन प्रेस से पब्लिश हुई थी वो, और फिर उसके बाद हिंदी से पब्लिश हुई थी। तो ये जो किताब है, ये 5 पार्ट सीरीज है जी। महाभारत बेस्ड फिक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी तो फिक्शनल है। जी। इसमें जो कंसेप्ट्स हैं आपके, थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि आपको स्पॉइलर तो है नहीं, क्योंकि वो किताब ऑलरेडी आउट है पांचों। बेसिकली क्या स्टोरी है उनकी, और उसके लिए आपने कैसे कैसे रिसर्च किया था? देखिए, इस कहानी का जो मूल स्टोरी लाइन है वो ये है कि एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड सोसाइटी जो थी, वैदिक काल में हम लोग मानते हैं कि पीक ऑफ द साइंस था, मतलब ब्रह्मास्त्र भी था, ये भी था, टेक्निकली बहुत साउंड थे। एकदम से एक युद्ध में पूरी तरह खत्म हो जाती है।
एंड कलयुग में बहुत बुरा समय आता है, मतलब एक तरह से नॉलेज वाइप अप होना शुरू हो जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं जो उस नॉलेज के बारे में जानते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि एक एक पार्ट तो ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा पार्ट उसी महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं युग युग में जन्म लेता हूँ, मतलब ही इज डिक्लेयरिंग कि भाई आने वाले युगों में भी मैं जन्म लूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप युगों का काल देखेंगे तो आप देखेंगे कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग। उसमें क्या होगा, वेदों का उत्थान होगा, मतलब वो पुरानी जो नॉलेज है वो वापस आएगी। तो वो वापस कहाँ से आएगी? तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम काम कर रहा है जो कि पूरा पूरा ऑलरेडी लेड आउट प्लान किया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से नहीं किया हुआ है, वो उन्होंने युगों के हिसाब से किया हुआ है। पूरा पूरा युगों का प्लान है उनका। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, कलयुग आएगा, उसके बाद हमें उत्थान करना है, तो भैया कलयुग में शायद लोगों के पास इतनी नॉलेज ना हो कि उनको समझ सके, तो वो गायब कर दीजिए। जब इस एंगल से मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी सिमिलरिटीज मिली। जैसे कि अब आप महाभारत में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने, व्यास जी ने लिखा है कि सिर्फ 1 लाख श्लोक जो महाभारत के में, उन्होंने 60 लाख श्लोक की महाभारत लिखी थी, बट सिर्फ 1 लाख श्लोक मनुष्य लोक में प्रचलित हुए। बाकी के 59 लाख श्लोक जो हैं वो अलग अलग युग में हुए, मतलब पृथ्वीलोक में हुए, देवलोक में हुए, ब्रह्मलोक में हुए, इस तरह से करके वो हुआ। लेकिन मनुष्य लोक में सिर्फ 1 लाख श्लोक है, और वो 1 लाख श्लोक जिनको हम महाभारत बोलते हैं अभी, वही मैं पूछ रहा था, वो कंप्लीट महाभारत 1 लाख श्लोक में एक्चुअल में नहीं है। नहीं है। हम लोग के लिए वो 1 लाख श्लोक ही है, ठीक है। और उसके बाद भी फिर वो कम होते गए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता गया। दूसरी बात जो खास मुझे बहुत कहना चाहिए दिल पे लगी, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, या व्यास जी जानते हैं, या गणेश जी जानते हैं, या शायद वो भी नहीं जानते हैं। तो मतलब वो जो महाभारत का पूरा पूरा बेस है, एक आप उसको कोड बेस की तरह समझ के चलिए, मतलब एक ओरिजिनल कोडर है, उसने उसको कोड किया हुआ है, और उसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ हिडन पैटर्न्स हैं जो कि किसी विशेष मकसद की तरह उनको प्रोपोगेट किया गया है। क्योंकि अदरवाइज आप कह सकते हैं कि कल मैं इस टाइम पर इस जगह यहाँ पर आऊंगा और वहां पर ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ पर उन्होंने पूरे बता रखे हैं कि अगले युग में व्यास कौन होंगे, ये कौन होगा, इंद्र कौन होंगे, फलाना कौन होंगे, ढिमाका कौन होंगे, मतलब पूरी पूरी पदवियां उन्होंने एक तरह सेटल करके रखी है, मतलब पूरा पूरा प्लेड आउट है प्लान। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कलयुग हमारे लिए पहली चीज तो है नहीं। ये दूसरा फैक्ट है कि अगर कलयुग पहले कई बार आ चुका है, ये साइकिल है 4 युगों की, चतुर्युग की साइकिल है, ये हर बार रिपीट होती है। तो अगर ये साइकिल रिपीट होती है तो कलयुग भी पहले आया होगा। कलयुग आया मतलब इस बार सतयुग भी आया है, सतयुग आया तो कलयुग फिर आएगा, फिर सतयुग आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने पूरा सेटअप करके रखा है भाई, आपको पता है कि अभी बारिश होने वाली है, अभी सूखा पड़ेगा, अभी फिर उसके बाद ये होगा, आप तैयारी करके रखे हुए अपनी, आपको चिंता नहीं है। तो ये जो धर्म का उत्थान होगा, ये होगा, उत्थान तो उसका होता है ना जिसका नाश हुआ या जो गायब हो गया। धर्म तो यही है। सनातन फिर क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वो है, आप पूरी दुनिया खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप पूरे हिंदू धर्म के एक एक चिन्ह को खत्म कर दीजिए, फिर भी ये धर्म गारंटी देता है आपको कि मैं उठूंगा और मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ये जो पावरफुल मैसेज आया, मतलब मुझे लगा कि अभी तक मैं जो कर रहा था, जो मैंने पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं है। हम लोग खरबों अरबों साल के जो यूनिवर्स है उसमें सिर्फ एक डॉट की तरह है सर। इतनी अगर अरबों साल की पिक्चर अगर चल रही, एक डॉट में आप हो, एक डॉट में मैं हूं, और ये हमारा घमंड है कि हम कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी चीजें हैं और कलयुग कितनी बड़ी चीज है। 4.5 लाख का ही तो 4.5 लाख साल का ही तो कलयुग है, आप कितनी बार निकाल चुके हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? तो एक साइकिल चल रही है पूरी, हमारे लिए वो बड़ी बात है। अब जब चीजें आने लगी तो अब आपका पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो गया। जब आप इस पर्सपेक्टिव से आप पूरे पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है। और यही चीज बार बार अगर आप देखेंगे तो हर ग्रंथ में कही गई है कि आप इन ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो आपका जो मानसिक लेवल है उस हिसाब से आपको वो ग्रंथ समझ में आएंगे। आप पहली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, दूसरी बार पढ़ेंगे नहीं इसमें कुछ ऐसा है, आपकी मेंटल स्टेट कुछ है, आपको कुछ और लगेगा उसमें। फिर तो ये जो राइटिंग है, मैंने नमन करता हूँ वेद व्यास जी को और उन सभी महात्माओं को जिन्होंने इतनी बड़ी राइटिंग हमें दी और हमें सौभाग्य मिला इसका, क्योंकि मेरे बस का नहीं था। मैंने हाथ खड़े कर दिए थे एक बार में, बाकी में हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लिख सकता हूँ।
फिर कोशिश करी कि चलो लिखते हैं, थोड़े बहुत कोशिश करते हैं। कई जगह मैं अटक गया, मैंने कही ये मैं इन पात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता। मतलब व्यास जी का जब मैं ना उनका रेफरेंस दे रहा था कि ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मतलब मैं किन के बारे में लिख रहा हूँ, कृष्ण के बारे में लिख रहा हूँ, कृष्ण से कहलवा रहा हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, और उसमें बाकायदा महाभारत के रेफरेंस दे रहा हूँ मैं कि कृष्ण ने ये गलत किया, कृष्ण ने वो गलत किया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक लेखक हूं, मुझे तटस्थ रहना है, मुझे जो है वो दिखाना है। और उस लेवल पर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किताब बनेगी, 1 बनेगी, 10 बनेगी, 50 बनेगी, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये बस होनी चाहिए मेरी लाइब्रेरी में, और ये मैं लिखूंगा कि कोई नहीं लिख सकता। तो बस इस तरह से आह्वान सीरीज का जन्म हुआ सर। तो ये जो आह्वान सीरीज है, इसमें जैसे अभी आपने मेंशन किया एक महाभारत के ऊपर कि भाई पृथ्वी लोक पर सिर्फ 1 लाख श्लोक जो है वो अवेलेबल है या प्रचलित है, बाकी के 59 लाख जो है वो अलग अलग लोकों में प्रचलित है। ये एग्जैक्ट आपने कहाँ से पढ़ा? महाभारत पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट यही वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो ओरिजिनल महाभारत है। ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास जी की, गीता प्रेस की महाभारत है। अच्छा, मैं ये अगला क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि महाभारत बहुत सारी प्रचलित है। जी जी जी, है ना, बहुत लोग लिखते हैं, कुछ लोग फिक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, कुछ लोग अपने इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। तो अगर ऑथेंटिक अगर पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ना? मैंने देखिए ओरिएंटल की भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनकी महाभारत भी पढ़ी थी। उसमें उन्होंने बेसिकली अलग अलग रेफरेंसेस के अलग बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर पढ़ना चाहें आप तो। और अगर आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में पढ़ना है तो मेरे को गीता प्रेस से अच्छी महाभारत कहीं दिखी नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ऑथेंटिक लगेगा आपको उसका ट्रांसलेशन, क्योंकि कई बार ना ट्रांसलेशन में ही वर्ड्स बदल जाते हैं पूरे, वो मीनिंग बदल जाता है पूरा। ओके, तो बेसिकली आपकी, जैसे मैंने भी पढ़ी है आह्वान सीरीज, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नॉलेज सेंटर्स जो हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई वहाँ वो नॉलेज प्रिजर्व्ड है। फिर एक आपने उसमें व्याख्या की है कि वो चित्रगुप्तों का जो पूरा सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए अगेन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो है 2 चीजों का मिक्स है। एक तो आपकी जो रेफरेंसेस मुझे मिले, जो मेरा थॉट प्रोसेस था और जिस एंगल पर मैं ले जाने वाला था, ठीक है, तो आप मुझे पूरी तरह से निरस्त भी कर सकते हैं कि भाई आप पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। बट चित्रगुप्त व्यवस्था जो है वो, अब आप इस शब्द ही देख लीजिए, चित्रगुप्त, जो दिखता ही गुप्त है, मतलब चित्र मतलब दिखने वाला, गुप्त मतलब जो नहीं दिखने वाला, मतलब ये कॉन्फ्लिक्टिंग थोड़ा सा आपको लगेगा। बट चित्रगुप्त महाराज जी को हम लोग जो लेते हैं वो एक ऐसे देवात्मा के रूप में लेते हैं जो कि इंसानों के नॉट इंसानों बट पूरे सभी प्राणियों के जन्म कर्म का हिसाब रखते हैं, उनको क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है, आज की डेट में मतलब जैसे मैंने उस कहानी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने देखा कि किस पात्र को वो ज्ञान प्रसारित करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने बहुत पहले बोल रखा है। उन्होंने बता रखा था कि भाई त्रेता युग में रामचंद्र जी आएंगे, वो रावण का नाश करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कृष्ण आएंगे। लेकिन इतने सालों बाद आप कल का नहीं बता सकते कि मेरा बेटा कैसा होगा या मेरा पोता कैसा होगा। ये आप जनरेशन्स बताए चले जा रहे हैं, पूरी 50-100 जनरेशन के बाद उस कुल में ये जन्म लेंगे या फलाना जन्म लेंगे, उनका ऐसा होगा, उनका वैसा होगा, कृष्ण जन्म लेंगे। वो तो भविष्यवाणी हुई थी कृष्ण की, तो कंस को उन्होंने ठोक के बता दिया था कि भाई देवती का 8वां अवतार तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारा अंत करेगा, कर लो क्या करते हो। तो ये तो है नहीं कि हम लोग कुछ छुप के बता रहे हैं, पूरा खुला हुआ है, खत्म कर दो हमें। ठीक है, तो चित्रगुप्त की जो व्यवस्था है वो अलाइन करती है आपके एक्शन एंड रिजल्ट्स को। ठीक है, वो पूरे का पूरे आपके एक तरह से निष्पक्ष हैं। आपने एक छोटा सा काम किया, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अगर आज गाड़ी यहाँ पर 8 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलाई है, ट्रैफिक नहीं है और इस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो तुम 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंच जाओगे। सिंपल से कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, 1 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंच जाओगे। और ये व्यक्ति जो है ये पैदल चलता वहां तक पहुंच जाएगा और ठीक उसी टाइम पर तुमको मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम पूरी पिक्चर देखते ही नहीं है। हमें अपने याद नहीं है पिछले जन्म में क्या किया, 3 दिन पहले क्या किया वो याद नहीं रहता, लेकिन उनको पूरा हिसाब किताब है। तो अगर इसको पूरा कंबाइन करना है कि भाई किस पात्र को कैसे सपोर्ट करना है, किस तरह से उसको एंगल देना है, हनुमान जी कब मिलेंगे रामचंद्र जी को, ठीक है, केवट कब मिलेगा, ठीक है, विभीषण का क्या काम है, विभीषण भी देखिए पहले से आगे बैठ गए।
ठीक है। रावण की मंदोदरी का क्या होना है, तो मंदोदरी से शादी भी होनी है उनकी, फिर उसका वो कहाँ पर होगा, ये क्या होगा, ठीक है। केवट का क्या काम है, मतलब पूरा का पूरा एक प्लान पूरा आपको सेट, मतलब एक तरह से अगर आप कहें पूरा पूरा एक नाटक चल रहा था पूरा, अगर उनके एंगल से आप देखें तो भाई ठीक है, तुम इतने टाइम पे इतने एंटर करना, तुम इतने टाइम पे एंटर करोगे, तुम ये करोगे, जब तुम उनको वो करोगे तो वो उनके साथ वैसा हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। आप कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट प्रिडिक्शन इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव ऑल द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, नेचुरली हमें क्या पता है, a प्लस बी इक्वल टू सी, हमें ये नहीं पता कि a प्लस बी के साथ में कितने हिडन वेरिएबल्स और हैं, या c के साथ में 1 प्लस 0 भी लगा हुआ है, या 0 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू समथिंग समथिंग करके वो इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू क्या हो रही है, वो कैलकुलेट हो रही है। तो अब ये पूरा पूरा जो सेटअप बना है, इसके हिसाब से आप महाभारत में आप किसी भी मेन पात्र को उठा के देख लीजिए, वो किसी ना किसी का अवतार निकलेगा आपको। सिर्फ कृष्ण जी ही अवतार नहीं थे महाभारत में, कोई आंशिक अवतार थे, कोई आंशिक अवतार है, कोई वैसा अवतार है, आपका कोई पूर्ण अवतार, कृष्ण जी तो खैर है नहीं, ठीक है। दुर्योधन तक आपका कली का अवतार था, वो अंश अवतार बोलते हैं उसको। कैसे हो गया, क्यों हो गया और कैसे हो गया? क्यों हो गया भाई, आपने ये कर्म करे, इस कर्म में आपको ये मिलना, ये मिलना, ये मिलना, ये मिलना, ये मिलना, उसके बाद आप वो करोगे, उसके बाद वो करोगे, एंड बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी चल रही है, आप इस क्वेश्चन पर आंसर ऐसे ही दोगे। अब आप जब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा देंगे तो दूसरे वाला उस क्वेश्चन को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ थॉट इस तरह से जा रही है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक तीसरा वेक्टर निकलेगा। उस वेक्टर से क्या क्या लोग इंपैक्ट होंगे, ये सारे लोग इंपैक्ट होंगे। क्यों इंपैक्ट होंगे, उन्होंने पिछले जन्म में, पिछले 25वें जन्म में ये किया था, जिसके रिजल्ट की वजह से वो आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरा प्रेडिक्टेबल आ गया। अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि भाई जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल है तो फिर दोष किसको देना? भाई अगर मेरा खून होना है आज की डेट में, मुझे पता है खून होना है, किसी ने खून कर दिया, तो उसको क्या दोष देना? भाई वो तो मेरा लिखा हुआ था, ठीक है। या मुझे आज की डेट में नहीं, मेरी मौत नहीं लिखी है, तो मुझे क्या टेंशन है? तो वो जो अंत है वो भी वैसे ही लिखा हुआ है। कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ था? तीर लगा। क्यों लगा तीर? क्योंकि बलि का उन्होंने वध किया था छुप करके। देखिए भगवान भी आपके कर्म से दूर नहीं है। कैलकुलेशन देखिए, प्योर का प्योर कैलकुलेशन। कृष्ण जी वहां बैठे, वो आया, बलि ने जाने कितने जन्म ले लिए होंगे तब से अब तक के, ठीक है। पता है भाई यहाँ ये वेट करेंगे, हम खत्म। अब इसमें कुछ भी वो नहीं है कि आप मतलब कहें कि वो चमत्कार हो गया या ये हो गया वो हो गया, सब कैलकुलेटेड वे में चल रहा है। पूरा पूरा यूनिवर्स के एक एक चीज कैलकुलेटेड चल रही है। इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा। बहुत सारे जो थिंकर्स हैं आजकल भी, जो है, नाम नहीं ले रहा मैं, मगर मैंने काफी लोगों का देखा था, सुना भी है, वो एक चीज बोलते हैं कि हमारे लाइफ में 2 सिचुएशंस होती हैं, एक जिन पे हमारा कंट्रोल है, एक जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमारे सामने अचानक आती है, यू कांट हेल्प इट, ठीक है। अब आपको उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। और आप जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे ही आपका फ्यूचर बनता है। दूसरी तरफ जो अभी आपने बताया कि एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड, लिखा हुआ है, ब्रह्मा के विधान को आप नहीं बदल सकते, जो लिख दिया या जिसने भी लिख दिया। अब यहाँ ये 2 चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, क्योंकि ये बात आती है उस पे कि अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कंसेप्ट है कि भाई हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं का मतलब, जो सिचुएशन हमारे सामने आई, चलो उसमें हमारा अधिकार नहीं है, बट हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इससे हमारा फ्यूचर बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जरा इस शब्द पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज रिएक्शन? मैं आपके पास आया, सपोज मैंने आपको गाली दे दी या मैंने आप पे हाथ उठा दिया, इट्स अ हैबिट बिल्ट ओवर टाइम। हाँ, ठीक है। स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। नहीं हो सकता। हैबिट, वही चीज आ गई। आसानी से नहीं उठता अगर हैबिट नहीं है तो। अगर मेरी हैबिट नहीं है तो आप अगर मुझे सोते में भी मारेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा। या खुले में अगर आप मुझे ऐसा करते हैं, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, जैसे सोल्जर्स का रिएक्शन टाइम आप देखिए, अपना रिएक्शन टाइम देखिए, मेरा रिएक्शन टाइम देखिए, फर्क है। क्यों? दे वर ट्रेन टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। उनका रिएक्शन टाइम बिल्कुल उतने टाइम में वो चीजें वही प्रोसेस करेंगे, बट उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम है, ठीक है। ये क्या चीज आ गई आपकी?
कुछ बच्चा पैदा होते ही गुस्सा करता है, कोई बच्चा शांत पड़ा हुआ है। क्यों? दे बिल्ड दैट हैबिट, दैट रिएक्शन एज अ रिएक्शन तो आपका रिजल्ट आया, वो हैबिट उनकी प्रैक्टिस कर करके बाद में आई है, सालों से चली जा रही है, वो जन्मों से चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आके मुझे लगा नहीं, मुझे तन्मय जी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे थोड़ा सा बदलना चाहिए। तन्मय जी कितने अच्छे से बात कर रहे थे। अब ये क्या हुआ? ये प्रीडेस्टिन्ड थी क्या? लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक मेरा एक कोलिजन हुआ एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से, समथिंग हैपेंड। यू कैन कॉल इट रैंडम, यू कैन कॉल इट रैंडम, बट पार्टिकल इतनी स्पीड से यहाँ पर टकराएगा, एंगल पर टकराएगा, तो उसका आउटपुट क्या होगा? वही निकलने वाला है। आपको रैंडम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगा कि एकदम अचानक से हो गया। कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। यानी आपके हिसाब से जो हम सिचुएशन ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, वो बेसिकली वो ऐसा होना था, ये लिखा हुआ है, और आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, ये आप कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो आपको एक चेंज भी हो सकता है, इट कुड बी ए स्प्लिट पॉइंट। आज तक आपने किसी को नहीं मारा, बट आज आपने मार दिया, दैट कुड बी अ डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर। ठीक है, अब यहां पर जो चीज आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि डू वी रियली हैव चॉइसेस इन लाइफ? ठीक है, अब इसका एक जो जब मैं ये किताब लिख रहा था, ये सवाल मेरे अंदर आया था कि डू वी रियली मेक चॉइसेस और वी आर फोर्स्ड टू टेक वन ऑफ द चॉइसेस। भाई अगर हम पे लिखा हुआ है कि वी वुड बी फोर्स्ड टू टेक अ चॉइस और हम दोनों में से ये लेंगे, उससे ये होगा। बट एक एंगल कहता है कि भाई यू आर फ्री टू मेक अ चॉइस, फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट जो आता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक जो एनालॉजी मैंने सोची थी, एंड मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये अगेन मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं दर्शकों से कहूंगा, पाठकों से कहूंगा कि भाई ये मेरी फिलॉसफी है, आपकी जिंदगी अलग है, आपको अपनी फिलॉसफी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। आप किसी दुकान में गए, उस दुकान पे आप सिर्फ वो मांग सकते हो जो उस दुकान पे है, सीधा सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आपके पास चॉइस है कि उसमें से क्या लें, बट आपके पास क्या वाकई चॉइस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी चॉइस वो लिमिटेड है। अगर उसके पास 12 प्रोडक्ट हैं तो वही चॉइस आपके पास है। फ्री विल क्या हुई? 12 में से कौन सा लेना चाहते हैं आप? लिमिटेड चॉइस, लिमिटेड चॉइस हो गई। ठीक है, अब इस 12 को आप इनफाइनाइट कर दीजिए, 50 लाख शो। अमेजोन पे कितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन नहीं लेना है मुझे। ये आपकी फ्री विल भी हो गई और आपकी लिमिटेड विल भी हो गई। इसको बोलते हैं सूडो रिविल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तन्मय जी 100 में 1 से लेकर के 100 तक में कोई एक नंबर चूज कीजिए, बताइए आप। कोई भी चूज कर लिया, बताइए। 76 कर लिया। क्यों कर लिया आपने? मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जो भी है, ठीक। हाँ। आपने 0.19872563275 क्यों नहीं यूज किया? मैंने आपको चॉइस दी थी, ये भी नंबर है, बट आपने होल पूरा अपना नंबर लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको लगा आपकी चॉइस वही है। आपने कहा कि अगर मैं 2.2 समथिंग लूंगा, नहीं, इट डजंट मेक सेंस। 2 ले सकते, 3 ले सकते हैं, एंड इन बिटवीन। ये 2 और 3 के बीच में कितने चीप फिगर्स आ गए? इनफाइनाइट फिगर्स आ गए। ये आपका पूरा पैराडाइम चेंज हो गया। तो जो फ्री विल है डेफिनेटली आपके पास है, आपके पास थी, लेकिन क्या मैंने आपको फ्री पूरा दिया चॉइस? नहीं दिया। मैंने आपको कहा कि 1 से 100 तक ही आप लीजिए, फ्री विल आपकी चॉइस है, लेकिन उसके आउटकम क्या है हर चॉइस के, वो पहले से डिटरमाइंड है। आपने 2 चॉइस किया तो ये मिलेगा, 3 चॉइस किया तो ये मिलेगा, 100 चॉइस, आप 1000 चॉइस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली। तो जो चीज यूनिवर्स में है ही नहीं, उसको आप कैसे चाह सकते हो? पहली चीज। और जो चीज यूनिवर्स में है वही आप चाह सकते हो। अब आप देख लीजिए, ये आपका फ्री विल और आपका सूडो विल और आपका जो कहते हैं ना एक प्री डिटरमिन्ड विल, वो तीनों चीजें एक साथ आती है, अलग अलग नहीं आएंगी। अच्छा, आपकी इसी पुस्तक में जो स्टोरी चल रही है साथ में, ये तो माइथोलॉजी का हिस्ट्री माइथोलॉजी का पार्ट हो गया, बट जो स्टोरी चल रही है उसमें कहीं जाकर एक कैरेक्टर ये भी आते हैं, जैसे एक कैरेक्टर एक्सीडेंट में मरा, फिर सिमिलर उसी शक्ल का दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, ऐसा है ना उसमें? तो इज दिस अ क्लोनिंग कंसेप्ट या क्या कंसेप्ट है? जी, या टाइम ट्रेवल है? नहीं, दिस इज अ क्लोनिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप आगे जाके देखेंगे तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू फिल्टर द गैप। वो जो गैप आ रहा है कि अगर भगवान कह सकते हैं कि मैं हर युग में जन्म लूंगा, तो क्या इंसान भगवान को हर युग में बना सकता है अपने हिसाब से? Okay. That was the thought process behind all these things.
तो आप जब इनको आगे पढ़ेंगे तो आपको उनका पता पड़ेगा कि वो क्यों हम शक्ल थे और क्यों मर रहे थे और क्या हो रहा था उनका रीजन। अच्छा, जैसे अभी आपने रामायण के बहुत सारे उल्लेख दिए, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मैंने काफी लोगों से पूछा बट आई डिडंट गेट द आंसर। मेरे ख्याल से आपने, क्योंकि इस पे रिसर्च भी करी है, हम ये मान के चलते हैं राम सेतु जो अब दिखता है, जो लोगों ने कहा कि भाई दैट इज द सेम राम सेतु जो है, उन्होंने शायद वो कार्बन डेटिंग वगैरह करके वो निकाला भी कि 5000 साल पुराना है, 5000 साल पहले रामायण हुई थी। बट मेरे हिसाब से 5000 साल पहले तो रामायण नहीं हुई थी, बीच में तो आपके लाखों साल का तो द्वापर ही था। और ये तो, और मेरे ख्याल से 5000 साल तो शायद कलयुग को बताते हैं हुआ है, जो मैंने कहीं पढ़ा था, 3100 साल। हाँ, तो यानी कि अगर ये 5000 साल पुराना है एज पर दी एस्ट्रोलॉजिकल जो उन्होंने पुरातत्व विभाग ने जो उसको पूरा एनालाइज किया है, तो उस हिसाब से तो ये समवेयर द्वापर के एंड का टाइम हुआ और रामायण काल में बना था, तो ये वहां से लेके अब तक तो स्टेबल हो नहीं सकता लाखों साल तक। तो ये कौन सा वाला? नहीं, इस तरह के बहुत से सवाल हैं तन्मय जी, ये आप ही का सवाल नहीं, मेरा भी सवाल है। ठीक है, एक तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि 5000 साल पहले रामायण हुई थी, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आई मीन प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, बट कहीं मैंने पढ़ा कि बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरियंस, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, के उन्होंने अरे 1 लाख साल कैसे हो सकता है, उन्होंने सब कुछ अपना जो बीसी और एसी के एडी के हिसाब से उन्होंने अलाइन करना शुरू किया था। पता पड़ा अरे आपका 6 साल 3000 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 5000 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से उन्होंने अलाइन करने की कोशिश करी और इस हिसाब से उन्होंने सारी डेटिंग करी है, पहली चीज़। एंड I may be wrong, but this is what I have heard, and not on social media, please. I've not heard this on social media. I've read it somewhere properly. ठीक है, तो जो इसका लॉजिक है, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन एंड आई एम नॉट अ टेक्नीशियन, उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो बट ये हो सकता है कि जो फ्लो चल रहा है वो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हो सकता है कि जो पत्थर वगैरह, जो शैलो एरिया जो है वहां पर वो जो सेंडिमेंटेशन होता है उनका, वो चेंज होता रहता होगा। ठीक है सर, रॉक भी आपका देखेंगे तो लेयर्स में बनती चली जाती है, तो उस तरह का कुछ हुआ होगा वहां पर। और इसके अलावा मेरे पास अभी फिलहाल मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपके पास जैसे आप श्रीलंका में भी जाएंगे, श्रीलंका में भी आपके वो अवशेष वगैरह रखे हैं, यहाँ पर सीता जी कैद थी, यहाँ पर ये था, और उस तरह से वो भी हिस्टोरियन वो उसको काफी पुराना बचा था, तो पुल कितना नया थोड़ी हो सकता है इतनी जल्दी। हाँ, मतलब बीच में जब पूरा द्वापर निकल गया लाखों साल का, तो कोई भी चीज इतना टाइम तो सरवाइव नहीं करती है ना। मैं वही कह रहा हूँ, द्वापर की चीजें हमारे पास सरवाइव करी हुई हैं बहुत सी, तो मगर ये तो त्रेता की बात हो रही है। ये त्रेता की बात हो रही है। हाँ। और तो द्वापर युग में भी त्रेता की चीजें रही होंगी। बट अगेन मैं आई एम नॉट अ हिस्टोरियन ऑन दिस, और मैं इस बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, मतलब दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ओनली। बाकी और क्या है क्या कैसा नहीं, अब जैसे इसके देख लीजिए ना आप, द्वारिका में जो सबमर्ज द्वारिका जो मिली है वो भी 3-4 हजार साल पुरानी बताने कैसे हो सकता है भाई? इससे ऊपर तो आप देख भी नहीं सकते ना भाई, आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं या जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मेरे ख्याल से और 4-5 हजार साल से पुराना। कई मंदिरों के बारे में मैंने सुना है कि उसमें मेटल्स लगे हुए हैं, वो मतलब हजारों साल पुराने बताए गए हैं, मतलब 3000 साल, 10-10, 12-12 हजार साल पुराने बताए गए हैं। तो अब वही बात आती है ना कि मन तो होता है कि आप खुद जाकर सब कुछ चेक कर लो, अपने हिसाब से टेस्ट करो, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है उसमें। तो फिर या तो आप जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन फॉर अ टाइम के हाँ कुछ सच आएगा तब मिलेगा, या फिर आप सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो मान लो हाँ ठीक है। अच्छा, आप जैसे अब मेरठ आए हैं, तो बेसिकली आपकी एक पुस्तक है सफेदा, जो अवॉर्डेड थी। सफेदा के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफेदा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक फिलॉसफी है कि आपने जो भी काम किया है वो आप उसको पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। कर्म बेस्ड, ठीक है, मतलब ये मोटी थ्योरी है, बट ओवरऑल कहानी उसकी ऐसी है कि देश के 27 लोग हैं, दे वर पिक्ड अप, किडनैप्ड, एंड वो धीरे धीरे छोड़ दिए जाते हैं, मतलब किडनैप करने के बाद उनको कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया जाता है, बट वो जब लौटते हैं तो उनकी मेमोरी पूरी वॉश्ड हो चुकी होती है। एंड मेमोरी वॉश का मतलब है कि जो लोग सीखते हैं कि बोलना, सुनना, गाना, ऐसे एक्शन देना, वो सब भी साफ हो चुकी होती है उनकी। तो डॉक्टर सूरी हैं,
और उनको निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज इनटू समथिंग वेरी ड्रास्टिक नेस्टी थिंग्स। तो ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो जब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझने की कोशिश करते हैं तब उनको एक कैरेक्टर ऐसा दिखता है जो कि कानून से ऊपर जा करके सजा देने की काम करता है, और उसने ही ऐसी हालत की होती है उनकी। एंड एट द एंड ऑफ द डे रिवील होता है कि वो उसका डॉक्टर सूरी से या उन कैरेक्टर से क्या रिलेशन होता है। एक्सक्यूज मी। तो इसमें जो है वो ये है कि दुनिया भले ही भूल जाए, भगवान भले ही भूल जाएं, भगवान आपको माफ कर दें, आप अपने आप करने को कभी नहीं भूल सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी आपको अपने कर्मों से फेस टू फेस होना पड़ेगा। तो वो गीता की फिलॉसफी हुई। गीता की फिलॉसफी। बट ये इसमें कहीं पर भी इस तरह का यूज नहीं किया है। हाँ, उसकी कहानी पूरी। और ये मेरे ख्याल से एंड में, जैसे मैंने पढ़ा भी था, पूरी भी अगर आप देखें तो इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। यस इट इज, है ना। सफेदा नाम कहाँ से आया? सफेदा नाम जो आया है वो ये आया है कि हम लोग गंदे काम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे घर में पहले पुताई होती थी ना, वो सफेद चूना करके आता था, उसको सफेदा बोला जाता था। कि 3-4 साल से घर गंदा पड़ा है, उस पर चूना पोत देते थे, साफ हो जाता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही हमको लगता है कि हम जिंदगी भर बुरे काम करते रहेंगे, फिर एक दिन जाएंगे, दान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बस महात्मा बन जाएंगे। तो वो सफेदा हो गया कि भाई हमारे सबकी इच्छा रहती है कि भाई करते रहो पाप, अभी कि अभी जिंदगी बहुत पड़ी हुई है, एक दिन जाएंगे, दान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और माफी उफी मांग लेंगे, भगवान के चरणों में पड़ जाएंगे और हमारे सारे पाप साफ हो जाएंगे। बट वो जो सफेदा आपने किया है उसके पीछे जो दाग रहेंगे वो हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। ओके, अगेन अ साइकोलॉजिकल टाइटल आप कह सकते जी। हैं, है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू द माइथोलॉजी, अब मैंने कई बार वर्ड यूज किया माइथोलॉजी। अब एक तो आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है कि क्या हम अपनी माइथोलॉजी को, रामायण महाभारत या उससे पूरा पहले के जो इंसिडेंट्स हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट है आपके हिसाब से या माइथोलॉजी का पार्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है? ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब अंग्रेज आए, अगेन कई पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हमारे जब ग्रंथ पढ़े तो उन्हें लगा कि ये फिक्शन है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, एंड दिस इज रियलिटी, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया कि उन्होंने सफेदा पढ़ा, उन्होंने कहा अरे नहीं, ये दिस इज हिस्ट्री। उन्होंने महाभारत पढ़ी, उन्होंने कहना दिस इज फिक्शन। सब मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये तो कुछ हो ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं। जबकि हमारे मंदिरों में सब लगे हुए हैं, सब जगह प्रूफ मिल रहे हैं आपको, जगह जगह पर आपको उनके चिन्ह है, कहीं कुछ रास्ता मिल रहा है, पूरे जगहों के नाम आपको, पूरे जगहों के नाम बदल गए, उसके बाद भी लोग वक्त पहचान रहे हैं। ठीक है, तो ये स्विच ओवर हो गया। उन्होंने कहा जो हिस्ट्री था उसको फिक्शन मान लिया, जो फिक्शन था उसको हिस्ट्री मान लिया। अब बचा क्या? थोड़ा बहुत उन्होंने मिक्स करके उन्होंने मिथोलॉजी हो गई भैया, ग्रीक मिथोलॉजी हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग इंडियन मिथोलॉजी हो गई। तो मुझे तो ये मिथोलॉजी सबसे चिढ़ मस्ती है, क्योंकि मिथ माने तो कुछ भी आप कुछ भी डाल सकता है। और इस शब्द की वजह से हुआ क्या कि इमेजिनेशन, मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री, इसकी खिचड़ी बन गई। और होता ये होना भी चाहिए, कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि हिस्ट्री आप पूरी वर्ड टू वर्ड एक सेकंड की तो नहीं निकाल के चलते हैं भाई, आप उस समय थे नहीं, तो यू हैव टू बिलीव व्हाट इज रिटन। रेफरेंस ले लिया आपने, ज्यादा हुआ है, अच्छा इसमें ऐसा कहा तो उसमें भी वैसा कहा, तो उन्होंने हाँ यही कहा होगा। ठीक है, बट इन बिटवीन क्या हुआ? आप मुझे बुला के लाए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इंटरव्यू के बाद हमारे थोड़ी बहुत बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी? अब उसमें आप पूरी कहानी डाल दी आपने। अब उस कहानी को फिर आपने उस कैरेक्टर के ऊपर ले दिया कि हाँ यही हुआ होगा, ये ऐसा ही है। क्यों? दुर्योधन खराब है, इसने यही किया होगा, तो वो उसका एक स्टीरियोटाइप बनता चला गया। अब ये खिचड़ी बन गई। लेकिन अब फिर वही बात है ना, एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो हिस्ट्री रीटेलिंग का कॉन्सेप्ट है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब होता है भाई। उसको नए तरीके से देखना, हिस्ट्री को नए तरीके से देखना। आप उस टाइम के ना तो सोशल नॉर्म्स को समझ पा रहे हो, ना आपको पता है कि उस टाइम रिलेशंस कैसे थे, ना आपको पता है सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, बट आज के टाइम के हिसाब से उस टाइम कैसा होगा वो देख करके आपने एक स्टोरी बना दी है, एंड यू कॉल इट कि भैया हिस्ट्री रीटेलिंग हो गई हमारी। अब आज की डेट में जो अगर आप नॉर्म्स देखोगे, उस टाइम के नॉर्म्स देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आप ये वाले नॉर्म्स वहां पे डालोगे तो पूरी कहानी बदल गई। ऐसा क्यों किया, उनके 5 पति क्यों थे, उनका ऐसा क्यों था, उनका वैसा क्यों था, एंड some of these are really controversial.
और फिर एक चीज आती है कि आप उसको कहते हो स्टॉप हो जाओ भाई, कि ये हमारे फेथ हैं, ठीक है। अब वहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट ये आती है कि भाई जब आपके फेथ हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि आप उनके डिसीजंस के बारे में पता कर सकते हो, बट ये है कि एक जो रेस्पेक्ट लेवल है वो नहीं खत्म होना चाहिए कभी। मैं अपने पिताजी से भी अगर पूछता हूँ कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रेस्पेक्ट उन पर खत्म हो गया है, या मैं उनसे बदतमीजी से बात करूं, या उनको बिल्कुल कह दूं आपको तो कुछ आता नहीं है। अरे मुझे नहीं पता कि उस टाइम वो क्या हालत थी, मैं तो अभी की डेट में देख के कह रहा हूँ। तो ये बहुत इजी होता है कि आप हिस्ट्री में देखो, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो, अरे रानी उन्होंने फलाना ऐसा कर लिया होता, अरे उन्होंने इस राजा पे भरोसा नहीं किया होता तो अच्छा रहता, अंग्रेज भाग गए होते, अरे वो 300 अंग्रेज आए थे, ये भी कहानी है, 300 अंग्रेज आए थे, उस टाइम पूरा गांव खड़ा हुआ था और वो इस बात पे खुश थे कि भाई हमारे राजा को मार दिया। अरे वो एक एक पत्थर उठा के भी मारते तो वो 300 लोग अंग्रेज दोबारा नहीं आता, हमारी हिस्ट्री कुछ और होती। ये भी पढ़िए, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सी चीजें। बट प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम उनकी मेंटेलिटी क्या थी आप नहीं समझ सकते। उन्होंने सोचा था कि नहीं नहीं यार, राजा मर गया हमारा कोई बात नहीं, लेकिन देश के बारे में हम ऐसा ये नहीं करने देंगे। उनको पता था कि अंग्रेज ऐसा करने वाले हैं? नहीं पता था। आपको पता है, आप जा सकते हैं अगर तो वहां पे अभी जाके बोलते कि उनके भाई ये सब मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फलाने को मार डालो, उसको मार डालो, उसने ये किया, उसने वो किया। नहीं कर सकते हो आप। उनको तो बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने कहा ठीक है भाई देखेंगे आगे जाके। वो आगे जाके वो इकट्ठा होता चला गया, फिर पहाड़ बन गया। फिर आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे डेफिनेटली फिर उसके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जनरल माइथोलॉजी पे पूछूंगा, क्योंकि आपने माइथोलॉजी पे काफी स्टडी की है। आपके हिसाब से टाइम, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है? टाइम लिंक्ड विद ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसके बारे में मैं बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता हूँ। योर पर्सपेक्टिव। और ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है। देयर इज नथिंग लाइक टाइम एक्चुअली। तो ये मेरा शुरू से कंसेप्ट है, देयर इज नथिंग लाइक टाइम। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि एक कंसेप्ट बड़ा प्रेवलेंट है कि पैरेलल यूनिवर्सेस, कि दूसरी टाइमलाइन में हो सकता है सतयुग चल रहा हो, किसी में कलयुग चल रहा है, जैसे हमारे बिल्कुल किसी में द्वापर चल रहा होगा। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अब आप इसको, जो मैंने आपने पहला क्वेश्चन बात करी थी चॉइसेस वाली, ठीक है, एक चॉइस चल रही है। आपने कहा कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, बस ये चल रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन उसके बीच में एक स्टेप और आ गई, आप उठ करके यहाँ पर आ गए। अब ये स्टेप मेरा इंटरप्ट हो गया, ठीक है। उससे पहले क्या चल रहा था, मैं यहां से जा रहा था, आप मुझे देख रहे थे बार बार। अब यहाँ पर दो टाइमलाइन भी तो हो सकती हैं, एक मेरी जो मैं यहां से जा रहा हूं, एक आप जो देख रहे हैं मेरी टाइमलाइन, ठीक है। आप अभी तक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं थे उस टाइमलाइन में, ठीक। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, प्लीज ये सब डिस्कशन के सब्जेक्ट्स हैं एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, अगेन ये मेरा थॉट प्रोसेस है, तो प्लीज आप इसको एज ऑन वैल्यू मत लीजिए, अपना खुद का एक रिसर्च करिए, उस पर समझिए। अगर यहां पर एक तीसरा पार्टिसिपेंट आके बैठता है तो क्या करेगा? इस टाइमलाइन को काटेगा, इस टाइमलाइन को काटेगा, दोनों को भी काट सकता है, किसी को भी, या किसी को नहीं भी काटे। या हो सकता है कि मैं जब यहां से जा रहा हूं, मैं उसको देखूं, थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं, मेरा एक टाइमलाइन खत्म हो गया, लेकिन मेरी पुरानी वाली टाइमलाइन तो अभी भी है, इसको आपने कह दिया पास्ट, ठीक है। और जो मैं अभी चल रहा है वो हो गया आपका सेकंड। अब सोचिए, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक पार्टिकल है, सिर्फ एक पार्टिकल, कुछ नहीं है। और ये भी मान के चलिए कैसे भी हाइपोथेटिकली वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रही है स्टेट। बट अगर उसमें कहीं से मोशन आ गया, अगेन कहीं से वाला भी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि कहां से आगे किसने किया, बट अगर वो यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक मूव कर गया, देयर इज अ डिफरेंस, डिस्टेंस में मान लीजिए या कुछ में भी मान लीजिए, ठीक है। दैट डिफरेंस उसको कवर किया उसने, टाइम लग गया उसको थोड़ा सा, एक पाथ उसका बन गया पूरा पूरा, ठीक। अभी आपके पास टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि उसने स्टेट चेंज कर ली। अब आप कह सकते हैं उसके दो स्टेट्स हैं, एक ये, एक ये कब थी? इससे पहले। ये कब थी? इससे पहले। तो आप, ये प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर हो गया, लेकिन इस फ्यूचर का ये पास्ट आ गया। अब यहां पर आप अपने आप को खड़ा कीजिए, यहां पर मुझे खड़ा कीजिए, मैं आपका पास्ट देख रहा हूं, आप मेरा फ्यूचर देख रहे हैं, एक ही टाइमलाइन है जबकि, ठीक। लेकिन यहां पर इसने यहां ना जाकर के एक दूसरे पॉइंट पर चला गया। क्या ये पॉइंट एग्जिट करेगा? क्या करेगा?
एज द पास्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अभी इसका फ्यूचर ये हो गया, पास्ट ये था, प्रेजेंट ये था, अब 3 आपके इग्नोस्ट आ गए। ठीक है, अब इस तरह को आप थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाएंगे ना, तो आप मान लीजिए कितने पार्टिकल्स हैं, अनगिनत पार्टिकल्स, आपको आप उसको कुछ कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब आप जैसे ही चीज़ों को चेंज करना शुरू करेंगे, सपोज करिए ये पार्टिकल यूँ जा रहा है, ठीक है, आपने आज की डेट में जैसे कहा कि हाँ आज भी 2026 चल रहा है, लेट मी गो बैक टू 2025। आर यू एक्चुअली गोइंग इन द पास्ट? नहीं। वॉट यू आर गोइंग टू डू इज, आप 2026 से आगे जाएंगे, आगे जाके आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 2025 में पहुंच गए हैं। लेकिन ये लाइन जो चल रही है वो अभी भी चल रही है। तो अब ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल लाइन हो गई, तो आपने एक पैरेलल पास्ट बना लिया। उसी तरह जब इसको आप लेके जाएंगे तो आपका एक पैरेलल फ्यूचर बन गया। तो अब ये देखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब आप इसमें से किसी को बदलना चाहेंगे तो क्या होगा? आज की डेट में अगर मैं 47 में चला जाऊं और मैं कहूं नहीं यार मैं पार्टीशन रोक दूंगा, और मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पार्टीशन रुक जाएगा इंडिया का, मैं पार्टीशन रोक भी दिया मैंने, क्या उससे आज की डेट में कुछ फर्क पड़ेगा? इस टाइम जोन में नहीं पड़ेगा। ओके, वो मुझे दोबारा से कवर करके आना पड़ेगा उस दुनिया का, वो टाइमलाइन जब जाएगी, क्योंकि अब जब पार्टीशन नहीं हुआ तो बहुत सी चीजें बदल गई फिर। हाँ, इस टाइम लाइन में चेंज वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब उसमें पार्टीशन बदल गया है तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो अब ये वाली मेरी करंट लाइन थी, अब ये मेरी डाइफर्केशन हो गई, ये करंट लाइन आ गई। ठीक है, ये दोनों आके कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, अब ये पैरेलल चल रहा है। अब इस डेट में आकर के तन्मय जी सपोज करिए कहीं के प्रेसिडेंट हैं, अब वो मुझसे मिलेंगे ही नहीं, या चलिए मिल लिए तो हमारा डिस्कशन कहीं और चलेगा, तो ये यहाँ से एक और लाइन जाएगी, एक लाइन ये डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉन्सेप्ट, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, इसको आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें सभी साथ में हो रही हैं, लेकिन वी आर ओनली फोकस्ड ऑन वन यूनिवर्स और पर्टिकुलरली वन इंस्टेंस। अभी कितने लोग कहाँ पे घूम रहे हैं, आपको फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप उसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। हम इसको मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज लाइक चॉइसेस वी मेक। अगर हमने ये चॉइस ली तो हम ये टाइमलाइन पे चल रहे हैं। नहीं, टाइमलाइन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, टाइमलाइन इज अ ब्रॉडर फैक्टर। चॉइसेस एक अलग चीज है, चॉइसेस में भी काम वही हो रहा है कि हमने ये चॉइस लेनी, ये हो गया, चीजें वही हैं। आपके पास इतनी लाइन है, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, आपने ये चॉइस लिया, पहुंचोगे आप वहीं पे, आपका जो है। ठीक है, आपको खुशी हो गई कि हमने भाई मेरठ से इंटरनली रोड ले लिए, एक्सटर्नली आउट ले लिया है, जो भी है, लेकिन गए हम उसी रोड से हैं। अब इस चीज में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो आया है वो ये आया है कि भाई विष्णु जी सोते हैं, उनके अंदर से, उनके पोर्ट से दुनियाएं निकल रही हैं। हर दुनिया में एक इंद्र है, ओके, हर दुनिया में एक पालक है, हर हाउस में अलग अलग उनकी पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो आप सोचिए ना, अभी जरूरी थोड़ी है अभी दूसरी दुनिया में ये कलयुगी चल रहा होगा, 226 ही चल रहा होगा, हो सकता है अभी वहां पे राम जी को कुछ और हो रहा हो सकता है किसी उसमें रावण ने राम को मार दिया हो, एंड दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बाय द वे। हो सकता है किसी युद्ध में महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और निकला हो, पांडव हार गए हो, वो जीत गए, हो सकता है कृष्ण का रोल कुछ और हो वहां पर। लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें सिर्फ इस लाइन के बारे में मालूम है, वो भी लिमिटेड मालूम है। वो गाड़ी की हेडलाइट जो होती है ना, आप अंधेरे में चलते चले जाओ, वो एक लिमिट तक ही रहेगी, लेकिन वो आपको पूरा रास्ता क्रॉस करा दी। दिस इज लाइक दिस ओनली। ओके। और टाइम का एक्चुअल कंसेप्ट जो अभी हम देखते हैं, जैसे विष्णु जी हैं, विष्णु जी का एक अलग टाइमलाइन है, ब्रह्मा जी का एक अलग टाइमलाइन है, शिव जी का एक अलग टाइमलाइन है, और किस तरीके से हमारा ब्रह्मा का एक दिन जो है शायद वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन और अलग अलग टाइमलाइंस नहीं है। देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे पता पड़ा था, जब हम लोग प्रलय की बात करते हैं तो हमने 2 तरह की प्रलय मानते हैं। एक तो जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब वो प्रलय होती है, एक ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है 100 वर्ष की, ओके, वो प्रलय होती है। ठीक है, तो दोनों प्रलय अलग अलग होती है, बट आपको पता है 2 प्रलय और होती हैं। एक प्रलय तो हमारे अंदर चलती रहती है, जब हम अपनी वायु को, अपनी आत्मशक्ति को अंदर ही अंदर करते हैं, अंदर ही अंदर हवन करते हैं, हम अपने आप को रिफाइन करते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम योग बोलते हैं, मतलब प्रॉपर समेशन, योग माने समेशन, वो एक तरह का आपका प्रलय होती है। ठीक है, दूसरी प्रलय कौन सी होती है?
दूसरी प्रलय होती है कि नित्य प्रलय बोलते हैं उसको। नित्य प्रलय का मतलब है कि वो होती रहती है, आदमी मरता है जिंदा होता है, फिर मरता है फिर जिंदा होता है, फिर मरता है फिर जिंदा होता है। क्या वास्तव में मर के जिंदा होते हैं या जिंदा होके मरता है, एक ही बात है, साइकिल है रीइंकार्नेशन। ठीक है, ये आपकी नित्य प्रलय हुई। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आती है वो प्रलय होती है जब आपके ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो वो एक दिन जब पूरा होने वाला, सुबह से शुरू होकर के सारे वर्ल्ड्स वगैरह बन गए हैं, फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे, रात में आकर के वो पूरे डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, एक पीरियड पर आकर वो पूरे तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर वो पूरे कन्वर्ट होंगे, फिर कन्वर्ट होकर के दूसरे दिन पर फिर से शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रलय हो गई। इसके बाद एक प्रलय जो होती है उसमें ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, ये बोलते हैं प्राकृत प्रलय। ठीक है, इसमें ब्रह्मा जी डिस्ट्रॉय होते हैं और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो गया। अगेन ये दिन का कॉन्सेप्ट ही बहुत छोटी चीज है। ब्रह्मा जी की आयु खत्म हुई, ब्रह्मा जी की डेथ हुई, ब्रह्मा जी फिर से एक उसमें प्रोसेस में गए, उनका क्रिएशन शुरू हो गया, फिर ब्रह्मा जी बन गए, फिर से वही शुरू हो गई आपकी 100 ब्रह्मा ईयर्स की। तो ब्रह्मा जी जब खत्म होते हैं तब एक प्रलय आती है, तब सृष्टि थोड़ी ना खत्म होती है। अब सृष्टि आप किसको बोलते हैं? नहीं, ये जो हमने बचपन से सुना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो ब्रह्मा जी निर्मित सृष्टि खत्म हुई। ओके, तो ये आपको गीता में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रह्म पर्यंत भी सृष्टियां हैं, क्रिएशन है। तो ये वही बात हो गई ना, मैंने जो बनाया वो मेरे जाते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने जो बनाया, ब्रह्मा जी ने जितनी भी दुनिया बनाई है वो उनकी डेथ के साथ खत्म हो गई। अब वो जो दोबारा जन्म होगा फिर से वो क्रिएशन करेंगे, वो ही साइकिल चलेगी पूरी इतने साइकिल में इतना होगा, उतने साइकिल में इतना होगा। यहां तक ठीक था। अब इसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट मुझे पता पड़ा, वो रिसर्च करते हुए पता पड़ा, और कई जगह मुझे इस बार का कॉन्सेप्ट आया कि विध्वंस पहले हुआ, ये क्रिएशन पहले हुआ, या उसका सस्टेनेंस पहले हुआ, जिसको हम 3 बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले चीज बनाई गई या पहले डिस्ट्रॉय हुई या पहले सस्टेन हुई? देखिए, ब्रह्मा जी अभी समाप्त हो गए, ठीक है, ब्रह्मा जी अब क्रिएट करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब वो जो पुराना विध्वंस हुआ वो तो नए वालों को तो पता ही नहीं है कुछ, नए वाले ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है। किसको पता होगा? जो ब्रह्मा को क्रिएट करने की पावर होगी इसके पास। ठीक है, अगेन यहाँ पर फिर से डिफरेंसेस हो सकते हैं कि भाई बड़ा कौन है, शिव बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, बट अगर आप तीनों को अगर एक साथ देखेंगे, तीनों अलग नहीं दिखेंगे आपको। बट ब्रह्मा जी तो कहते हैं वो नेवल पे से निकले ठीक है, विष्णु जी के, अभी देखिए जी के लिए नहीं कहता। अभी ये जो प्रोसेस है, ये पूरा चेन रिएक्शन टाइप का प्रोसेस होता है। कैसे होता है? आप कोई भी पकड़ लीजिए, विष्णु जी जैसे आपने ले लिए, विष्णु जी के अंदर से, नाभि से उनके ब्रह्मा जी निकले। क्यों? क्योंकि दुनिया क्रिएट करनी है। अब दुनिया जब क्रिएट हुई तो उसका एंड भी होना है। कौन निकलेंगे? शिव जी निकलेंगे। ठीक है, शिव जी निकले, ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी निकलेंगे तो क्रिएट करेंगे वो फिर से क्या क्रिएट करेंगे? दुनिया क्रिएट करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, क्रिएट करने का सस्टेन करना है, तो उनके अंदर से कौन निकलेंगे? विष्णु जी। ठीक है, विष्णु जी निकलेंगे, फिर से वही साइकिल चलेगी। शिव जी क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको इंश्योर करना है कि दुनिया दोबारा से बन सके, तो फिर क्या करेंगे? वो ब्रह्मा का निर्माण करेंगे, विष्णु का निर्माण करेंगे। ये जैसे कहते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन में जो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो चलता ही रहता है, खतरनाक टाइप से पार्टिकल्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। मेरा विचार ये है कि ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, इसलिए कभी भी आप देखेंगे तो ये डिबेटेबल रहता है, मतलब कहीं पे भी कि ब्रह्मा बड़े विष्णु बड़े, हम लोग उस लायक नहीं है कि उस बारे में डिबेट कर सकें। हम उस लेवल पर है ही नहीं, हमें करना भी नहीं चाहिए। इट्स लाइक अगेन वो हम कहें कि भाई हम 3.5 घंटे की पिक्चर में वो कोने में जो डॉट आता है वो हम है, बट वो डायरेक्टर जो है वो बड़ा है और प्रोड्यूसर छोटा है। ये वो वाली बात हो जाती है। तो अब इसमें तीनों को आप अलग करके देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे भाई हाँ डिस्ट्रॉयर ये है वो, आप एक भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक है वो, अलग भी नहीं है वो। ठीक है, और उसमें आप अगर छोटा बड़ा करना चाहें, भाई डिस्ट्रॉयर बड़ा है, भाई डिस्ट्रॉय तब करेगा जब कुछ क्रिएट हुआ होगा। नेचुरली जब क्रिएट हुआ होगा तो उसको सस्टेन भी किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि क्रिएट होने के बाद एकदम से खत्म हो जाए, सस्टेन होगा तो फिर उसको फिर दोबारा से डिस्ट्रॉय करना है। जब डिस्ट्रॉय होगा तो फिर क्या करना है? फिर से क्रिएट करना है। इस साइकिल चलती रहती है। तो जो अभी आप अगर ये देखेंगे कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन और क्लोजन है, इट्स लाइक जैसे दिल की वो स्पंदन होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, छूटा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बड़ा हुआ, ये वैसा होता है। और अभी कई जगह ये जो हम लोग बात करते हैं
बिग बैंग की जो बात करते हैं वो बहुत पीछे छूट गया इस चक्कर में। बिग बैंग का ये एक ब्लास्ट हुआ और पूरा सब दुनिया बन गई, फिर ये हुआ, तो वो भी अब धीरे धीरे इस लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आज हो गया खत्म हो गया, नहीं, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसमें आपका कोई रोल है नहीं। यहाँ पे आप कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसको करो, आपके पास इतनी पावर नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, एक अब आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है एथिस्ट कंसेप्ट, वो इनमें से किसी को नहीं मानते। उनका कहना ये जो भी कुछ है वो आपके अंदर है, आप ही अपना निर्माण करते हैं, आप ही अपना विध्वंस करते हैं। इसमें आपके तत्वमसी, जो आप हैं वो आप मानिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कुछ नहीं है। और ये तो हमारे वेदों का मूल मंत्र है। आप कहते हैं भगवान एक है, बिल्कुल है। आप कहते हैं भगवान अनेक है, बिल्कुल है। आप कहते हैं भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है भगवान। आप कहते हैं इंसान का जन्म होता है, मरता है, बस खत्म होती है दुनिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप कहते हैं नहीं, इंसान और इंसान की देह मरती है, आत्मा निरंतर चलती रहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको दिन कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रॉब्लम ये आती है कि हम थोपना शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी रात ही है, अभी दिन ही है। आप कैसे कह रहे हो दिन है? बाकी भी माने, बिल्कुल बाकी भी माने। आपने जो माना है दुनिया बिल्कुल वही की वही है, बट दूसरे का भी आप ये मान के चलो कि उसने भी जो माना है दुनिया वैसी की वैसी वही है। पूरी वैदिक फिलॉसफी इस बारे में डिबेटेबल है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकम एकम नास्ति, सॉरी क्या, एको हम ब्रह्मा द्वैतो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। अब फिर वही बात आ गई, अब मैं ब्रह्मा हूँ तो मतलब फिर शिव भी मैं हूँ, बिल्कुल मैं हूँ। नहीं, मैं तो इनको तीनों को नहीं मानता, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल मन मानो, आप बिल्कुल सही हो। आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सही हो, कोई आपको बांधने के लिए तैयार। मैं पूजा करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए। मैं ऐसे पूजा करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए। नहीं करना चाहता हूँ, मत कीजिए। इनको पूजना चाहता हूँ, पूजिए। इसको नहीं पूजना चाहता हूँ, मत पूजिए। बट फिर वही बात, आप, मैं, बस यहां पर मैं कहूंगा नहीं तन्मय जी, आप क्यों कर रहे हो? वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो गलत है, मुझे कोई हक नहीं है करने का। आने वाली कुछ किताबों के बारे में बताइए, किसी पे आप काम कर रहे हो या कोई मैन्युस्क्रिप्ट पूरी हो गई हो, विदाउट स्पॉइलर। नहीं, वो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। 2-3 पुस्तकें हैं जो बहुत जल्दी आ सकती हैं। कुछ माइथोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं, है या माइथोलॉजिकल नहीं, ओके, टोटली डिफरेंट बुक्स हैं वो। और बस ये है कि कब तक आती हैं, क्या होता है। आपकी जो ये 5 पार्ट सीरीज है महाभारत के ऊपर, वो अगर किसी ने नहीं पढ़ी है और वो पढ़ना चाह रहा है, तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि उसे पढ़ने से पहले कुछ और ग्रंथ उसे पढ़ लेने चाहिए या डायरेक्टली उसे पढ़े? हुआ उल्टा ही है अभी तक। हुआ ये है कि कई पाठकों ने फोन करके पूछा कि सर ये किताब पढ़ने के बाद अब आप मुझे बताइए मैंने कि भी पूछा था, महाभारत कौन सी बेटर रहेगी या कौन सी रहेगी। मैं कहूँगा भाई आप पढ़िए, वो आपकी है, आपको उसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए कैसे नहीं पढ़ा जाए। कई लोग मेरे पास आए, सर आप महाभारत के बारे में लिख रहे हैं, महाभारत तो घर में रखते ही नहीं है और लड़ाई होती है, ये होता है। और मेरा उनका सवाल सीधा है, तो मैंने कहा बताइए जिन घरों में लड़ाई होती है उनमें अगर महाभारत नहीं है क्या, या उनके घर में महाभारत ही रखी है क्या? लड़ाई तो होनी ही है, आप चाहे महाभारत रखें चाहे नहीं रखें भाई, वो तो आपकी प्रवृत्ति है, किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसा कैसे हैंडल कर रहे हैं चीजों को। हर घर में लड़ाई हो रही है छोटी छोटी बातों पर। हर घर में महाभारत है क्या? नहीं है। पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है सर। तो मैंने कहा जब आपने पढ़ा नहीं है, जब आपने उसको कुछ किया नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो? जबकि उस महाभारत के पहले अध्याय में जो आपका वन पर्व, उसमें जो पर्व है, पहला पर्व जो है, उसमें व्यास जी कहते हैं, मैं हाथ उठा के प्रतिज्ञा करके ये बताता हूं आपको कि जिसने ये महाभारत नामक ग्रंथ नहीं पढ़ा है उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अगेन मैं फिर से कहता हूँ, सब्जेक्टिव है, आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे आपका ही भला होगा। सवाल पूछिए आप, उसमें देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं। शिव जी में पूछ रहे हैं, पार्वती जी पूछ रही हैं, इससे क्या वो छोटे हो गए क्या? इस लड़ाई में आकर के कृष्ण जी बताओ ये क्या होता है, कृष्ण जी कह दिया ये कोई टाइम है क्या? प्रश्न पूछने का कोई टाइम नहीं है, जवाब देने का कोई टाइम नहीं है।
और ये चला आ रहा है, ऋग्वेद में सवाल, उसमें सवाल, फलाने ग्रंथ में वही क्या हुआ भाई, फलाने ऋषि आए उनसे इनकी बात चली, उसमें आत्म ये एक ब्रह्म होता है, अनेक ब्रह्म होते हैं, या ये अद्वैतवाद, इस पे ही द्वंद चल रहा है, खतरनाक तरह का द्वंद चल रहा है। वो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिसाइड हुआ, ये हुआ, वो क्यों हो रहा है? अगर ये सब है फिर तो आप सीधा कह दो ना भाई, ये है, ये मानो, बस नहीं मान सकते बाहर को, क्योंकि ये मूल है, वेदों का मूल है, सनातन का मूल है कि भाई आप डिबेट करें, उसको समझे। हाँ, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट पे मत लेके जाइए। वही बात आ गई कि भाई नहीं भैया, मैंने कहा जो है वो सही है। मैं फिर से कह रहा हूँ पाठकों को, दर्शकों को, बिल्कुल जो मैंने कहा बिल्कुल मत मानिए, आप खुद जाइए देखिए, गलत है। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर आपने ये गलत कहा। हो सकता है मैं आपको अच्छे से रेफरेंस दे सकूं, बट प्लीज, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं एक्सपर्ट बनना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी इन किताबों को पढ़ता हूं, इनके बारे में सोचता हूं, तो मैं लगता हूं कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं और छोटा होता चला जाता हूं। और मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि ये सब चीजें मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी, मेरी जिंदगी और सुधर गई होती। अगेन, कोई गारंटी नहीं है कि जिंदगी आपकी सुधर जाए। ये दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कहने को है कि भाई अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ये सच है। हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा हो जाए, बट दिस इज इट, ये है तो है। कृष्ण भगवान कहते हो कि भाई वो इतने अच्छे, ये उनका जीवन देखो आप जरा, बचपन से लेकर के एंड तक बेचारे यही लड़ाई लड़ रहे हैं। रामचंद्र जी देख लीजिए आप, क्या उनको हम भगवान मानते अगर वो ये सब नहीं कर पाते? क्या हम ये कहते अरे हमने वो इतने लाखों साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आएंगे और रावण को मारेंगे और ये करेंगे, आप तो कह रहे हो हम ये नहीं कर सकते? साधारण मनुष्य बन के आए, साधारण मनुष्य के तौर पर इन्होंने सारी जो सिद्धियां विद्याएं हैं वो प्राप्त करी। उनको प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? वो तो ऑलरेडी उन्होंने ही दी है सारी सिद्धियां सब ऋषियों को। तो वो तो कह सकते थे भाई ठीक है, आओ, आऊंगा, रावण खत्म, खत्म ही था वो रावण। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि रावण खत्म है, वो खत्म है। पर फिर भी ये इतना सब करने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? एग्जाम्पल सेट करने के लिए, भाई आपको किसी राम श्री कृष्ण की जरूरत नहीं है, आप खुद हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। पर हम लोग क्या वेट करना है भाई, हाँ ठीक है, कोई आएगा ये करेगा, कोई आएगा वो, कोई आकर हमारा उद्धार करेगा। तो आप अगर उन चीजों को उसमें देखेंगे तो आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना कुछ मिस कर चुके हैं जिंदगी से ऑलरेडी। हो सकता है मिस ना कर रहे हो, भगवान करे आप ना मिस कर रहे हो, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, सब अच्छा चल रहा हो। मेरी जिंदगी बहुत उतार चढ़ा हुआ है, और आज की डेट में मुझे लगता नहीं कि ये सब कैसे मैं पार कर गया हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण मेरे भगवान है या राम मेरे भगवान है इसलिए सब हो पाए, मैं तो लड़ता हूं उनसे। मैंने जब ये किताब लिखी उसमें एक पूरा पूरा चैप्टर उसमें ये है कि कृष्ण ने किस तरह से पॉलिटिकली इस पूरे वॉर को मोटिवेट किया और ड्राइव किया था। और जब मैं लिख रहा था, मैं कह रहा हूँ ये मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिख रहा हूँ, ऐसा अच्छा लगेगा? और मुझे फिर महाभारत के अंदर से गाइडेंस मिल रहा है, देखो ये श्लोक है, इस श्लोक में देखो मैंने ये कहा, इस श्लोक में ऐसा कहा, ये देखो पॉलिटिकली ड्रिवन था, और वो श्लोक मैंने वैसा का वैसा यूज किया, देखो ये नहीं हरा सकते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने दुनियादारी से ही खत्म किया सब कुछ। प्रैक्टिकल जो बोलते हैं ना, एक बात है ना, कौन से राम आदर्श हैं, कृष्ण प्रैक्टिकल हैं, हम ना प्रैक्टिकल बन पाए ना आदर्श बन पाए। एक जनरल क्वेश्चन माइथोलॉजी पे जो आजकल फिर दोबारा प्रेविलेंट है, आपकी बुक से हो सकता है लिंक ना हो, मगर कुछ हद तक महाभारत से लिंक्ड है। 7 चिरंजीवी हमारे उसमें बोले गए हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वास्तव में इमॉर्टल्स होते हैं? मेरी पूरी कहानी चिरंजीवियों पे ही है, इसीलिए मैंने पूछा है। तो आप पहले तो बताइए चिरंजीवियों से आप समझते क्या हैं? जो हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा से मतलब जब तक ये 4 युग है शायद, या हमेशा रहते हैं, तो वो कह नहीं सकते, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चिरंजीवी का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, वो लंबा समय कितना होगा, क्या होगा, वो कैलकुलेशंस अलग हैं उसके, ठीक है। आप इसको रिलेट करिए जो मैंने आपसे कहा, कलयुग के बाद धर्म का उत्थान होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा? हाँ, अब जैसे आपकी बुक में वो जो नॉलेज सेंटर्स हैं, उन्हें कोई तो चलाएगा, और जो प्रलय के टाइम पे या सृष्टि के विनाश के टाइम पे खत्म नहीं होगा। और वो क्यों खत्म नहीं होगा?
क्योंकि वो उस पार्टिकल से बना है जो कि पर्यंत है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ ब्रह्मा खत्म होंगे, ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई दुनिया खत्म, अगर उसके अलावा कोई पार्टिकल अगर है जो ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो वो खत्म नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली। और वो पार्टिकल क्या है? ब्रह्मांड है आपका। तो वो उस पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपकी नॉलेज जो है या आपका एग्जिस्टेंस जो है वो उस बैरियर से परे चला जाएगा। यानी आपने अपनी स्टोरी में जैसे बताया कि भाई जो उसके अंदर है नॉलेज सेंटर में, वो विध्वंस के टाइम पर भी वो रहेंगे। बनाए ही इसलिए गए हैं, वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि जो विध्वंस हम बोलते हैं, जो प्रलय है या प्रलय जो भी है है। जो भी है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आएगी खत्म हो जाएगी। वो अलग अलग चरणों में आएगी। मतलब पहले डिवास्टेशन तो और सीरियस होगी, फिर और सीरियस होगी, दिमागों पे कब्जा करना है, फिर ऐसा करना है। हम खुद ही पागल हुए जा रहे हैं, अभी पागल हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जब चीजें लाइन होंगी, वो सिस्टम से अलग है ना ऑलरेडी। उनका काम सिर्फ उतना है कि उसको हटाना है, उसको एलिवेट करके सेटअप करना है, एंड देन देयर गोन, देन देयर द सिस्टम व्हिच टेक्स केयर ऑफ दैट। और वो तो आप जानते ही हैं, उन्होंने कहा है कि इस युग में ये इंद्र बनेंगे, इस युग में वो महर्षि बनेंगे, वेद व्यास बनेंगे। वेद व्यास जी की पदवी है, वो तो नाम भी नहीं है उनका। इंद्र पदवी है, नाम नहीं है उनका। वो तो चेंज होते हैं। वो चेंज होते हैं। अब उसको भी हमने मान लिया कि इंद्र तो भैया अमर है। अमर कैसे हैं वो? अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अब क्या 1947 से अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कहते हैं उनको? बट वो क्या तब से लेकर अब तक एक ही प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? नहीं। तो अगर कोई गलती से नहीं जानता इस बारे में तो वो क्या कहेगा, वही भैया 47 से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चल रहे हैं, अभी 2026 तक चल रहे हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? ये पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है, आप सिस्टम से परे तो जा ही नहीं सकते। वही बात आ गई। तो आप चिरंजीवियों को ये मान के चलते हैं कि बेसिकली ये एक पदवी है? चिरंजीवी पदवी नहीं है, चिरंजीवी तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है कि भाई हाँ ये लंबे समय तक जाएंगे, मतलब उनकी आयु बहुत है। तो जब आयु बहुत है तो क्यों दी गई आयु उनको? कुछ रोल है ना उनका। भाई जैसे उनको बताया गया है कि भाई आप कलयुग के एंड में, एंड तक वो जीवित रहेंगे, उसके बाद वो उसके बाद अपना वो काम शुरू करके, काम खत्म करके, कि जो भी उनका काम है उस हिसाब से। अश्वत्थामा का शायद बताया कि वो हाँ वो भी एक चिरंजीवी है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक रोल मैं भी याद नहीं आ रहा है। कल्कि से रिलेटेड कल्कि से रिलेटेड कुछ है उनका वो। तो आप देख लीजिए ना, अब जैसे रामचंद्र जी का जब भी कोई अवतार आता है उससे पहले कई पीढ़ियों पहले वो काम शुरू हो जाता है। ये किताब में मैंने लिखा है अपने आवाज इसमें सीरीज में। तो वो ये नहीं है कि वो उस जिस दिन आएंगे उस दिन एक दिन पहले सब आ जाएगा, नहीं। उससे पहले वो पीढ़ियों की जो पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, एनिमी लाइंस को पेनिट्रेट करना है, सपोर्ट कैसे करना है। पूरा वॉर की तैयारी हो रही है आपकी। जैसे आपकी मॉडर्न वॉरफेयर में आप देखते हो स्पाइस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो ये जनरेशन वाइज चल रहा है पपीरा। फिर वही बात आ गई, आप फिर कैलकुलेशन कौन करेगा, कौन कहाँ पर होगा? सच कुछ जी आपके उन्हें पता है कि ये कैरेक्टर यहाँ पर इतने होने वाला है, इसके ये पूरी पिछले काम है, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से वो होगा। उन्होंने उसको अलाइन कर दिया। अदरवाइज आप देख लीजिए ना, रामचंद्र जी जब पैदा हुए, कृष्ण जी का जब बर्थ हुआ, मतलब जब उन्होंने अवतार लिया, तो वो पर्टिकुलर एक जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के तारों के इस प्रकार कैसे हो गया वो सारे सारे तारे उनके फेवरेबल कैसे हो गए? चांस की बात तो हो नहीं सकती ना ये। और एक भी तारा अगर फेवरेबल नहीं होता तो ये क्या इतना समझ में पाता क्या? आप कह सकते हैं भैया उनकी पावर थी, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, उन्होंने पूरे कैलकुलेशंस कराए। इट्स अ बिग साइंस। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। हालांकि ये सेम टॉपिक तो बड़ा अनलिमिटेड है, इस पे डिस्कशन होता रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी है, और मेरे ख्याल से यंग जनरेशन के तो खासकर जानना भी चाहिए इस बारे में, क्योंकि हम लोग फॉरेन के सुपर कैरेक्टर्स जो हैं, या जो आपके बैटमैन सुपरमैन टाइप के जो एवेंजर्स, और ये जो इन इनसे ज़्यादा प्रेरित है, इनके बारे में लोगों को सब पता होता है। हमारे वाले कैरेक्टर्स जो हैं, शायद बहुत ज़्यादा उनके बारे में नई जनरेशन को नहीं पता है। आपकी मुझसे जो जो पढ़ेगा उसको काफ़ी हद तक पता चलेगा, और उसके बाद वो जिज्ञासा रहती है कि भाई इसके बारे में और जाने। जब और जानेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उनसे पता चलेगा। तो आपकी जब अगली बुक्स जैसे जैसे आती जाएंगी, तो उम्मीद करते हैं आपका जब भी टूर इधर लगेगा तो एक बार फिर इस बहुत बहुत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का, और बहुत मज़ा आया। सेम है तन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर इन्वाइट करने के लिए। और आप सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि जो भी बातें बताई हैं प्लीज़ आप भरोसा मत कीजिए। सच आपके सामने है, खुद देखिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, क्योंकि आप जो समझेंगे, आप जो
महसूस करेंगे वही आपका सच होगा, किसी और का बताया सच आपको सही सच नहीं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।